नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो अपना वीडियो है वो कार्बोहाइड्रेट पर है। कार्बोहाइड्रेट का ये सेकंड वीडियो है। इसमें इससे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट में एक वीडियो पहले अपन देख चुके हैं। उसमें अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। आज जो है अपन कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट है डिफरेंट टाइप के, उनकी स्ट्रक्चर्स अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें दोनों तरह की स्ट्रक्चर्स अपन देखेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है, और जैसा अपन जनरली ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चर्स जो है कार्बोहाइड्रेट ये बायोकेमिस्ट्री का है, बायोलॉजी में भी आता है, तो जनरल स्टूडेंट्स इनको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर्स बनती है, तो उसको जो है अपन यहाँ पे अच्छी तरह स्टडी करेंगे। और लास्ट तक यदि वीडियो तुम देखते हो तो वो स्ट्रक्चर्स तुम्हें समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो जो है अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन मेन इनकी कैटेगरी होती है। मोनोसेक्राइड, सेकंड ओलिगोसेक्राइड जिसमें अपन ने यहाँ पे लिया है डाइसेक्राइड, और थर्ड है यहाँ पे पॉलीसेक्राइड। तो जो आज अपन स्टडी करने वाले हैं उसमें देखो, मोनोसेक्राइड के अंदर अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। डाइसेक्राइड में जो है अपन पढ़ेंगे माल्टोज और सुक्रोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, माल्टोज जो है इसमें एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपन बना लेंगे तो उन 2 स्ट्रक्चर को कंबाइन करने पे माल्टोज की स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगी। फिर सेकंड अपन पढ़ेंगे सुक्रोज, इसमें होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जब स्ट्रक्चर अपन मोनोसेक्राइड में पढ़ लेंगे तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स को जब कंबाइन करेंगे तो अपने पास सुक्रोज की स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब पॉलीसेक्राइड में देखते हैं। पॉलीसेक्राइड में अपन देखेंगे स्टार्च या ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर और सेलुलोज की स्ट्रक्चर। ये तीनों ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, बस डिफरेंस इतना सा है कि स्टार्च या ग्लाइकोजन ये अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, ये अपन जब ग्लूकोज पढ़ेंगे तो वहां पर ये समझ में आ जाएगा और इनकी स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ जाएगी। तो अल्फा डी ग्लूकोज की जब स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे अपन तो उसके बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करने में अपने पास स्टार्च या ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर आ जाएगी। और बीटा डी ग्लूकोज जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और जब बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को अपन कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर अपने पास सेलुलोज की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन ना जो कंटेंट रहेगा वो इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में रहेगा। और ऐसा मेरा मानना है कि लास्ट तक तुम देखते हो वीडियो को तो तुम्हें इनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरी अच्छी तरह बिना रटे हुए समझ में आ जाएगी कि इनकी स्ट्रक्चर अपन खासकर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन मोनोसेक्राइड की जो स्ट्रक्चर्स है वो देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड में सबसे पहले जो है अपन स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 और इसका जो स्ट्रक्चर लिखा था अपन ने वो था CHO, एक ग्रुप होता है इसमें,
4 CHOH ग्रुप होते हैं और लास्ट में होता है CH2OH। ठीक है, 6 कार्बन है वो अपन ने यहाँ पे इसमें ड्रॉ कर लिए हैं। पहला कार्बन CHO है, फिर उसके बाद 4 CHOH ग्रुप है और लास्ट कार्बन होता है CH2OH। इसका मतलब इसमें 6 कार्बन की एक चेन होती है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जो पहला कार्बन होता है ये होता है एल्डिहाइड CHO, और उसके अलावा जो बाद में कार्बन बचते हैं उनमें सब में एक एक OH ग्रुप अटैच होता है। OH, OH, OH और OH, और जो बाकी वैलेंसीज बचती है उसमें अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन अटैच करते हैं। तो यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई है तो अपने पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये ग्लूकोज की अपने पास स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का एक प्लान है स्ट्रक्चर का कि इनकी स्ट्रक्चर में होता क्या है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें एक CHO ग्रुप होता है और उसके अलावा जो 5 कार्बन बचते हैं उन पे एक एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि मोनोसेक्राइड है ये, और मोनोसेक्राइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, यानी फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड होता है और बाकी सभी कार्बन्स पे OH ग्रुप होते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है पहले अपन इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि ये जो OH ग्रुप है इनकी पोजीशन चेंज होती है, इनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होती है अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ठीक है, तो ग्लूकोज के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये 2 होते हैं, डी ग्लूकोज और दूसरा होता है अपने पास एल ग्लूकोज। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। पहला कार्बन CHO हो गया, लास्ट का जो 6th नंबर का जो कार्बन है वो होता है CH2OH, और ये सेम कंडीशन इसमें हो जाएगी, फर्स्ट कार्बन देन 6th, और इनके बीच में अपने पास 4 कार्बन आएंगे। ये फर्स्ट हो गया, देन सेकंड नंबर कार्बन, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th नंबर कार्बन। ऐसा ही इसमें होगा, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन ये 6th नंबर कार्बन। ठीक है, तो जैसा अपन देख सकते हैं कि ये CHO हो गया, ये CH2OH हो गया, और इनके बीच में 4 अपने पास CHOH ग्रुप आएंगे, वो उनको अपन यहाँ पे अटैच करेंगे। अब डी और एल ग्लूकोज में होता क्या है, इनमें जो OH ग्रुप जो आ रहे हैं यहाँ पे मिड में, हर कार्बन पे एक एक OH ग्रुप आएगा, उनकी रिलेटिव पोजीशंस चेंज होगी डी ग्लूकोज में और एल ग्लूकोज में। यहाँ डी जो है ये अपने को पता है कि ये डेक्स्ट्रो से लिया गया है, उसका मतलब होता है राइट। ठीक है, और एल जो है ये लैटिन वर्ड लीवो से लिया गया है, इसका मतलब होता है लेफ्ट, ये डेक्स्ट्रो है। तो इसमें हमने को पता है कि कहीं ना कहीं इसमें राइट ओरिएंटेशन है और यहाँ पर लेफ्ट में ओरिएंटेशन है। ये ओरिएंटेशन होता है 5th कार्बन पे जुड़े हुए OH ग्रुप का। तो इसमें 5th नंबर का जो कार्बन है इसमें OH ग्रुप राइट साइड में होगा, और यहाँ पे जो 5th कार्बन है उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन मतलब OH ग्रुप इन राइट साइड, क्योंकि डी का मतलब राइट होता है, डी डेक्स्ट्रो का इंग्लिश में मीनिंग राइट होता है, और एल का मतलब होता है लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एल लीवो है, इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे 5th जो कार्बन है उसका ओरिएंटेशन डी ग्लूकोज में OH राइट साइड में होता है और इसमें लेफ्ट साइड में होता है। अब अपन बाकी जो बचे हुए कार्बन है उनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जैसा 5th कार्बन पे ओरिएंटेशन है वैसा ही 2nd कार्बन पे होगा।
तो इसमें सेकंड और फिफ्थ दोनों कार्बन राइट में हो गए और इसमें सेकंड और फिफ्थ दोनों कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में हो गए। इसके अलावा जो दो कार्बन बचता है अपने पास थर्ड और फोर्थ, इनका ओरिएंटेशन सेम होता है। इसमें जो OH है वो लेफ्ट में होगा और फोर्थ पे जो OH है वो राइट में होगा और ये ओरिएंटेशन दोनों में होता है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स अब क्लियर है अपने पास कि डी ग्लूकोज में सेकेंड और फिफ्थ कार्बन राइट साइड, एल ग्लूकोज में सेकेंड और फिफ्थ कार्बन पे OH लेफ्ट साइड। ठीक है, और उसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ कार्बन जो बचता है उसमें ओरिएंटेशन दोनों तरफ सेम है। थर्ड में OH लेफ्ट साइड में है दोनों में और फोर्थ पे जो OH है वो राइट साइड है दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये कैपिटल D और कैपिटल L है, इनको अपने को स्मॉल d और स्मॉल l से कंफ्यूज नहीं करना है। स्मॉल d और स्मॉल l ये जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, कैपिटल D और कैपिटल L ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। देखो स्मॉल d और स्मॉल l का मतलब होता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से मतलब है, इनका मतलब कि ये जो है जो अपने पास पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसका जो प्लेन है वो किस साइड में रोटेट होता है। यदि मान लो कोई कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन प्लेन को राइट में रोटेट करता है तो वो D आइसोमर है और लेफ्ट में रोटेट करता है तो वो L आइसोमर है। इसका मतलब D और L का मतलब राइट और लेफ्ट है, लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L जो है वो OH के ओरिएंटेशन से रिलेटेड है और स्मॉल d और स्मॉल l जो है वो पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन से रिलेटेड है। ये राइट रोटेशन, इसका मतलब होता है लेफ्ट रोटेशन। ये है राइट OH ऑन फिफ्थ कार्बन और ये है लेफ्ट OH इन ऑन फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि ये दोनों D और L अपने पास ओरिएंटेशन के हिसाब से OH के हिसाब से, अब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी है, यानी ये दोनों ही रोटेट करते हैं पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को। अब ये किस साइड में रोटेट करते हैं तो उसके लिए अपने को स्मॉल d और स्मॉल l लिखना पड़ता है, तो उसके लिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आजकल स्मॉल d को अपन प्लस लिखते हैं और स्मॉल l को माइनस लिखते हैं। जैसे डी ग्लूकोज जो है वो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में रोटेट करता है, इसका मतलब ये प्लस होगा। और इसका ये कहीं इसका कंसेप्ट नहीं है कि जो OH राइट में हो अपने पास फिफ्थ में, यानी जो कैपिटल D है वो हमेशा ही जो है पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है। सपोज ये लेफ्ट में रोटेट करता है तो फिर अपन D के आगे माइनस लिखते हैं, तो उसका पता अपने को स्ट्रक्चर से नहीं चलता है, ये प्रैक्टिकल ही अपन पता कर पाते हैं कि स्मॉल ये प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। अब उन पास L ग्लूकोज जो है वो एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि ये पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट में रोटेट करता है, इसलिए ये स्मॉल l है, मतलब ये माइनस है। ठीक है, ये कैपिटल D स्मॉल d है, ये कैपिटल L स्मॉल l है, और ये इसमें है तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कैपिटल D स्मॉल d ही हो, कैपिटल D स्मॉल l भी हो सकता है। उस कंडीशन में D माइनस लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल D होगा या L होगा, ये फिफ्थ कार्बन का OH का ओरिएंटेशन बताता है, और प्लस होगा या माइनस होगा ये अपने को प्रैक्टिकली रोटेशन के बाद में पता लगता है कि पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी आइसोमेरिक से रिलेटेड थी। अब अपन स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये अपने पास ग्लूकोज की नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, पर कई एक्सपेरिमेंट से और कई रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज जो है वो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना होके साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है उसको सपोर्ट करने वाला कि डी ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज।
लेकिन नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो एक ही स्ट्रक्चर बन रही है डी की, तो इसको अपन अल्फा और बीटा दो पार्ट में अपन नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर से प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखनी पड़ती है। तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। उसका सबसे अच्छा प्रूफ अपने पास ये है कि डी ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉन साइक्लिक में नहीं कर सकते। नॉन साइक्लिक केवल एक ही है इसकी स्ट्रक्चर। अब अपन इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे इंटरेक्शन होती है बिटवीन C1 कार्बन एंड C5 कार्बन। ठीक है, C1 कार्बन यहाँ पर एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है, और C5 पर यहाँ पर OH ग्रुप है। तो ये अपने को पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है और अल्कोहल है उसके बीच में एक एडिशन रिएक्शन होती है। इस एडिशन रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यदि मान लो इसको अपन ब्रेक कर देते हैं तो ये यहाँ पे जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। अब इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये माइनस प्लस पर अटैक करेगा और ये प्लस माइनस पर अटैक करेगा, और यहाँ पे अपने पास एक स्ट्रक्चर बनती है, ये OH और ये इससे अटैच होकर हो जाएगा OR। इसको बोलते हैं अपन हेमी एसिटाइल। तो यही हेमी एसिटाइल टाइप की जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पर होती है बिटवीन C1 कार्बन एंड C5 कार्बन, क्योंकि C1 पे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और C5 पे यहाँ पर OH ग्रुप है। ठीक है, तो ये इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन है बिटवीन C1 कार्बन एंड C5 कार्बन। देखो CHO है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CHO। ठीक है, अब इसके दो आइसोमर कैसे बनते हैं अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, वो डिपेंड करता है कि इस डबल बॉन्ड O को अपन इस साइड में लिखते हैं या फिर इस साइड में लिखते हैं। जैसे इसकी सेम स्ट्रक्चर, ये डी ग्लूकोज है, अब इसकी सेम स्ट्रक्चर अपन इसमें बना सकते हैं इधर, जिसमें अपन ने डबल बॉन्ड O को इस साइड में लिखा है, डबल बॉन्ड OH, देन लास्ट CH2OH, और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी डी ग्लूकोज है और ये भी डी ग्लूकोज है। बस डिफरेंस इतना सा है कि इस डबल बॉन्डो को अपन इस साइड में लिखा है, इसमें डबल बॉन्डो को इस साइड में लिया है। अब यदि इस तरह की इंटरेक्शन यदि अपन यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इसके जैसे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा माइनस प्लस। अब इस H को अपने को अटैच करना है ऑक्सीजन पे, और इस O का जो अटैक है वो होगा कार्बन पे। तो इस इंटरेक्शन के बाद में जो स्ट्रक्चर अपने पास आती है वो इस तरह होगी कि ये O है, इससे यहाँ का जो H है वो अटैच हो जाएगा, और ये जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर टू यू। ये अपने समझ में आ गया कि इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनी है। अच्छा, फिर यही इंटरेक्शन यहाँ पर इस OH और यहाँ पर होगी। तो इस डबल बॉन्ड O को इधर लिया था तो OH इधर आ रहा था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O इधर लिया है तो ये OH इस साइड में आएगा। तो ये अपने पास जो है वो बीटा डी ग्लूकोज है और ये जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज है, क्योंकि डी ग्लूकोज में ही अपन ने दो तरह की स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर ली है। वो किस में बन रही है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में बन रही है। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का जो एग्जिस्टेंस है वो अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही प्रूव कर सकते हैं।
अब ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको अपन पायरेनोल्स टाइप स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है और जितनी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती है कार्बोहाइड्रेट की, उनको अपन बोलते हैं हावर्थ फॉर्मूला। तो ये दोनों हावर्थ फॉर्मूला है ग्लूकोज के। अच्छा, अब इनको अपन दूसरी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कि इसकी जो साइकिल है उसके अंदर अपने पास 6 एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। मतलब इसका जो साइकिल होगा उसमें 6 एटम्स आएंगे, यानी जो रिंग बनेगी वो हेक्सागोनल होगी। ये अपने पास ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद में ये C1 कार्बन, देन C2 कार्बन, देन C3, देन C4, उसके बाद में C5। ये चेन में नहीं आ रहा, C6 ये चेन के बाहर है। तो अपने पास जो इसकी चेन बनेगी वो जो है, इसकी जो रिंग बनेगी क्लोज चेन, वो हेक्सागोनल होगी। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अब इनमें इनकी जो प्लेस है, इनके जो ओरिएंटेशन है H और OH की, वो अपने को प्लेस करना है। अच्छा, इसका नंबरिंग भी होगा 1 2 3 4 5 और 6 इससे अटैच होगा। 6 का भी देख लेते हैं। 6 में देखो 5th नंबर का जो कार्बन है इस पे H जुड़ रहा है और एक CH2OH जुड़ रहा है। तो CH2OH हमेशा यहाँ पे ऊपर आएगा। देखो इनकी सबकी एक फिक्स सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अपन रखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि CH2OH नीचे क्यों नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि अपन इसको यू रोटेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इस रोटेशन में CH2OH हमेशा ऊपर जाता है। यदि मान लो कि अपन ने, जैसे बुक्स में आती नहीं है इस स्ट्रक्चर, लेकिन ये एकदम सही है कि अपन इस तरह से यदि इनको रोटेट करें 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो फिर CH2OH नीचे आता। उसको अपन बाद में देख लेंगे। तो ये अपने पास अपन ने पहले C5 जो कार्बन है उस पे जो 2 ग्रुप अटैच थे उनको अपन ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि इस पे 2 ग्रुप है H और CH2OH। उनको अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया है C5 से। CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। और ये ध्यान रखना है कि इसमें जो इनका ओरिएंटेशन ये फिक्स है। अब इसको अपन चाहे तो CH2OH को नीचे नहीं लिख सकते, ये एज पर सिस्टम है। अब अपने को जो बाकी 4 कार्बन बचे हैं इनमें सब में एक एक H आ रहा है और एक एक OH आ रहा है। इनको अपने को यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, तो इसमें यह है कि यदि मान लो अपन ने 1 2 3 4 5 ये रोटेशन लिया है, तो अपने पास इन ग्रुप्स का रोटेशन जो है वो भी इस साइड में होगा। इस साइड में मतलब ये यदि मान लो इसको अपन रोटेट करते हैं तो OH अप जाएगा और H डाउन जाएगा। तो C1 पे जो OH है वो अप होगा और जो H है वो डाउन होगा। ऐसे ये मान लो यदि C2 को अपन रोटेट करते हैं तो इसमें जो H है वो अप होगा और OH डाउन होगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ये स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ कर ली थी। अब इन स्ट्रक्चर को अपन हावर्थ फॉर्मूला में यदि प्लेस करना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टम है ये कि इनको अपन कैसे प्लेस करें। अब 3rd कार्बन जो है उसमें यदि ये रोटेट करते हैं अपन तो OH अप, इसको रोटेशन के बाद ऊपर ही जाएगा ये, और H डाउन। फिर जो 4th कार्बन है इसमें भी यही रोटेशन होगा, उसके बाद में H और OH। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब यही सेम प्रोसेस इसमें होगी। ये C1 कार्बन, C2, C3, C4, C5, C1 पे यदि अपन रोटेट करते हैं तो H अप हो गया, OH डाउन हो गया। फिर C2 पे यदि अपन रोटेट करते हैं
HOH, देन OHH एंड फोर्थ पे H एंड OH। ये अपने पास आ गया अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये अपने पास दोनों स्ट्रक्चर आ गई अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की। अब अपन ये देखते हैं कि अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज है ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं। जैसे डी और एल ग्लूकोज जो थे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, क्योंकि उनमें जो OH की रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रही थी। अब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में यदि अपन देखते हैं तो केवल C1 कार्बन का जो ओरिएंटेशन है इसमें चेंज है, ये ओरिएंटेशन ऑपोजिट है। बाकी जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो अपन देख सकते हैं कि सिमिलर है। बीटा डी ग्लूकोज में भी वही स्ट्रक्चर है और अल्फा डी ग्लूकोज में भी वही स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट C1। ठीक है, तो इससे इसको अपन डिफाइन करेंगे। देखो पहला तो इसमें यह है कि यहाँ पे जो C1 कार्बन है इसको अपन एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन एटम। ये एनोमेरिक कार्बन एटम क्यों है इसको थोड़ा देख लेते हैं अपन। देखो एनोमेरिक कार्बन एटम होता है ये, जैसे इस कार्बन पे अपन देखते हैं, ये कार्बन जो अपन ने साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाई थी उसके पहले ये C डबल बॉन्ड OH था। ये कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन था ये, और अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ने के बाद में एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक का मतलब होता है जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक H जुड़ रहा है, एक OH जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन एटम जुड़ रहा है और एक कार्बन जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये एसिमेट्रिक हो गया। और एनोमेरिक कार्बन होता है जब कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक हो जाता है तो उसको अपन एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इसका कार्बन जब एसिमेट्रिक हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ने के बाद में तो उसको हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। तो एक तो इसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गई कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनोमेरिक कार्बन। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है जब ये अटैच होता है एक साइक्लिक ग्रुप में और एसिमेट्रिक हो जाता है तो उसको अपन एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। व्हेन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन बिकम्स asymmetric and attached in a ring, then this carbon atom is known as anomeric carbon atom। और अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में जो ओरिएंटेशन है वो एनोमेरिक कार्बन एटम पे ही डिफरेंट है, इसलिए इनको अपन बोलते हैं एनोमर्स। Anomers, it is a specific type of isomerism where there is change in orientation only on anomeric carbon atom। तो ये चीज जो थी वो ग्लूकोज के बारे में थी एंड आई थिंक दिस नाउ इज क्लियर टू यू। अब अपने पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है वो अपन ने पढ़ ली है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अच्छा, और इसमें एक ट्रिक भी है जिससे इसको अपन डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लर्न करना भी एक ठीक है, लेकिन इसकी प्रोसेस भी पता होनी चाहिए थी अपने को। अब लर्न ऐसे करना है अपने को, देखो हेक्सागोनल रिंग अपन फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रिक है बीटा डी ग्लूकोज की। उसके बाद में जो देखो 6 नंबर का जो कार्बन है इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, CH2H ऊपर रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे होता है कि HOH किधर लगाएं अपन। तो इसमें बीटा डी ग्लूकोज की ट्रिक है, पहले OH अपन अप साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। OH अप, देन OH डाउन, देन OH अप, देन OH डाउन। तो ये बीटा डी ग्लूकोज की सिंपल ट्रिक है। पहले फर्स्ट कार्बन से अपन यदि स्टार्ट करते हैं तो OH अप होता है, देन OH डाउन, देन अप, देन डाउन, ठीक है। और C1 को यदि मान लो तुम रोटेट कर देते हो, H और OH ऐसे आता है तो फिर ये अल्फा डी ग्लूकोज हो जाता है। तो कभी अल्फा डी ग्लूकोज बनाना हो तो अपन बीटा से रिलेट करके उसको बना सकते हैं। पहले अपन ने बीटा बना लिया सिंपल,
OH अप देन डाउन देन OH अप देन OH डाउन, और फिर C1 को यदि तुम रोटेट कर दोगे तो ये अपने पास बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज अपन ने पढ़ लिए हैं, और यदि इस तरह से लर्न करोगे तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज अपन आराम से इसकी स्ट्रक्चर बिना देखे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अपन देखते हैं फ्रक्टोज। ये भी एक मोनोसेक्राइड है, इसको अपन फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसमें भी अपने पास दो आइसोमर होंगे, डी फ्रक्टोज और दूसरा है एल फ्रक्टोज। देखो डी ग्लूकोज कैसे फॉर्म किया था अपन ने, डी ग्लूकोज था C डबल बॉन्ड OH CH2OH। अब जो आगे स्ट्रक्चर होगी उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। OH राइट में लिख दिया अपन ने, फिर OH H, इसमें तुम देखना चाहो तो डी ग्लूकोज की भी एक ट्रिक है। डी ग्लूकोज की ट्रिक ऐसे है कि पहला अपन CHO लिखते हैं, लास्ट में CH2OH लिखते हैं, उसके बाद में केवल OH की पोजीशन ही तो लर्न करनी है अपने को, तो उसके लिए अपन इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। ये डी ग्लूकोज की ट्रिक है। सपोज ये शेप तुम ये से बनाते हो तो ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं वो OH के लिए है, और इसके ऑपोजिट अपन H जोड़ देंगे। ठीक है, और एल ग्लूकोज की भी ट्रिक है। एल ग्लूकोज में क्या होता है, CHO CH2OH, इसको जो है इसका ऑपोजिट टाइप से अपन लर्न कर सकते हैं ऐसे। तो ये OH की पोजीशन आ गई और उसके सामने आ जाता है H। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर चुके हैं। अब ये देखो कि अब डी और एल फ्रक्टोज कैसे बनेगा। तो इससे पहले अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ग्लूकोज है वो एल्डोज है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोज है, मतलब यहाँ एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन था, ये अपने पास एल कॉन्फ़िगरेशन है। अब यदि अपन डी ग्लूकोज को चेंज करते हैं तो वो डी फ्रक्टोज में चेंज होगा और एल ग्लूकोज जो है वो एल फ्रक्टोज में चेंज होगा। तो इसको चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, CHOH को अपन अप साइड भेज देते हैं। तो यदि इसको अपन अप साइड भेजेंगे CHOH को, तो अप साइड जाने के बाद में हो जाएगा CH2OH, और ये आ गया अपने पास डी फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज का जो कन्वर्जन अपन करेंगे तो उसमें आएगा अपने पास डी फ्रक्टोज। और एल ग्लूकोज का यदि मान लो अपन कीटोज शुगर में इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे होगा अपने पास CH2OH, तो ये आ गया अपने पास एल फ्रक्टोज। इसके नंबरिंग अब यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 देन 6। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा नहीं है, ये अपन ने यहाँ से हटाया था इसलिए ये लेंथ लग रही है, बाकी ये सेम लेंथ के होते हैं। अच्छा, ये अपने पास डी फ्रक्टोज का है और ये एल फ्रक्टोज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गया अपने पास। अब जैसे ग्लूकोज में अपने पास डी ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर्स थी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उसी तरह से अपने पास डी फ्रक्टोज में भी दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब अपन इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि अल्फा डी फ्रक्टोज कैसे बनता है और बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो
जैसे ग्लूकोज में था वैसे ही यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, ये डी फ्रक्टोज है, और उसी तरह से यहाँ पे इंटरेक्शन होगी बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एंड C5 कार्बन OH। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन और C5 से जुड़े हुए OH ग्रुप के बीच में। और इसमें भी यह है कि इसके दो टाइप कैसे बनेंगे, जैसे अपन ने पहले देखा था कि इस डबल बॉन्ड O को अपन इस साइड में लिखते हैं या फिर इस साइड में लिखते हैं। यदि इस डबल बॉन्ड O को, ये था अपने पास CH2OH और डबल बॉन्ड O, यदि डबल बॉन्ड O इस साइड में ले रहे हैं तो ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, और डबल बॉन्ड O को इस साइड में ले रहे हैं तो ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है। यह अल्फा डी फ्रक्टोज। तो इंटरेक्शन अब अपने को पता है पहले जैसे हो रही थी, इसको अपन यहां से ब्रेक करना है, इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से ज़्यादा होती है। तो ये जो प्लस है ये इस माइनस पर अटैक करेगा, और ये माइनस जो है वो कार्बन पर अटैक करेगा। तो इसके बाद जो अपनी स्ट्रक्चर आएगी वो स्ट्रक्चर होगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे H अटैच होगा, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे OH था, H यहाँ पे अटैच कर लिया, और ये ऑक्सीजन है वो कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, सेम इंटरेक्शन यहाँ पे होगी, ये 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6, इसमें भी यही 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे जो OH है ये इंटरेक्शन के बाद में H यहाँ पे जुड़ेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो ये अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये बीटा डी, अल्फा डी फ्रक्टोज का और ये बीटा डी फ्रक्टोज का। अब यदि इनको अपन हवार्थ फॉर्मूला में चेंज करते हैं तो देखो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपने पास 5 एटम है, 1 2 3 4, 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन। C1 यहाँ पे बाहर है, ठीक है, C1 भी साइकिल से बाहर है और C6 भी बाहर है। पहले ग्लूकोज में केवल C6 ही बाहर था, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 6 एटम थे। अब अपने पास 5 एटम है, 4 कार्बन एटम, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 1 ऑक्सीजन। तो इसकी जो रिंग होगी वो पेंटागोनल होगी। ठीक है, इसकी रिंग जो है वो पेंटागोनल होगी, और रिंग में यहाँ पे जो कार्बन होगा वो सेकंड नंबर का कार्बन होगा, ये थर्ड है, फोर्थ नंबर कार्बन, फिफ्थ, और अपन जानते हैं सिक्स्थ पे जो है वो CH2OH हमेशा ऊपर की साइड आता है। अब यदि इसको अपन नोटेट करते हैं तो OH अप एंड CH2OH डाउन, क्योंकि देखो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस साइड में रोटेशन है, तो इन ग्रुप्स का भी इसी साइड में रोटेशन होगा। यदि मान लो इसको यदि अपन रोटेट करते हैं तो OH देखो अप साइड गया और जो H है वो डाउन साइड आएगा, और इसको रोटेट करने के बाद में H होगा अप साइड और OH होगा डाउन साइड। तो ये अपने पास आ गया हवार्थ फॉर्मूला ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज में जो चेंज है कॉन्फ़िगरेशन में केवल C2 कार्बन पे होगा, क्योंकि अब C2 जो कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है। ग्लूकोज में C1 एनोमेरिक कार्बन एटम था, क्योंकि यहाँ पे C2 कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, और यहाँ पे जो चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन में केवल C2 के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, CH2OH अप होगा और OH डाउन होगा।
और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा दोनों। ठीक है, अपन इस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं इसके रोटेशन के बाद में। तो ये दोनों जो है वो भी एनोमर्स हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में वो केवल एनोमेरिक कार्बन एटम पर ही आ रहा है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ है। इसलिए इन आइसोमर्स को बोलते हैं अपन एनोमर्स। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज भी एनोमर्स थे, और यहाँ पर अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज भी एनोमर्स हैं। ये बीटा डी फ्रक्टोज और यह है अल्फा डी फ्रक्टोज, दे बोथ आर एनोमर्स। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन और एनोमर क्या होता है इसको अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज़ और है इसमें कि कई बार बीटा डी फ्रक्टोज की अलग स्ट्रक्चर भी अपने को लिखी हुई कहीं पे मिल जाती है, तो वो कैसे है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन कन्फ्यूज़न इसमें रखना नहीं है। जैसे कि सुक्रोज में अपन बनाते हैं, सुक्रोज में बीटा डी फ्रक्टोज होता है, लेकिन वो बीटा डी फ्रक्टोज ऐसा अपने को नहीं दिखाई देता, वो अलग होता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें रोटेशन ऑपोजिट होते हैं। यहाँ C2 कार्बन इस साइड में लिया है, यदि मान लो C2 कार्बन यदि अपन इस साइड से ले 2, 3, 4, 5, तो इस रोटेशन में ये जो ओरिएंटेशन है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे OH अप एंड CH2OH डाउन है, तो इस ओरिएंटेशन में CH2OH जो है वो अप रहेगा और OH जो है वो डाउन रहेगा। थर्ड पे H अप OH डाउन, देन फोर्थ पे H अप OH डाउन, और फिफ्थ पे ये CH2OH डाउन होगा और H ऊपर होगा। तो ये अपने पास बीटा डी फ्रक्टोज है, इसको अपन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, द बोथ आर करेक्ट। अच्छा, अपने पास और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ जैसे अपन ने उसमें देखा था, जब अपन कैपिटल डी और कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल को डिस्कस कर रहे थे, तो तुम्हें यहाँ दिखेगा कि ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज के आगे माइनस क्यों लिखते हैं अपन, क्योंकि माइनस का मतलब है ये कि स्मॉल एल है, यानी इसमें ओरिएंटेशन फिफ्थ कार्बन पे राइट साइड में होता है, लेकिन इसका जो रोटेशन है, पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन का रोटेशन है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि कैपिटल डी हो वो हमेशा स्मॉल डी हो, कैपिटल डी स्मॉल एल भी हो सकता है, और इसको अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब अपन डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। ये बीटा डी फ्रक्टोज जो था अपन ने बनाया था, डाइसैकेराइड्स में क्या होता है कि दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब कौन कौन से मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं और वो कैसे जुड़ते हैं उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अपन डाइसैकेराइड अपने पास दो हैं, और उसमें एक माल्टोज है और एक सुक्रोज है। अब मोनोसैकेराइड जो अपन ने पढ़े हैं वो दो पढ़ लिए अब तक, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो माल्टोज में जो है वो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। अब अल्फा और बीटा डी ये नए वर्ड है नहीं, अब तो अपन समझ सकते हैं। माल्टोज की एक मॉलिक्यूल में दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में अटैच होती है, और सुक्रोज में होता है एक ग्लूकोज प्लस में दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है फ्रक्टोज। ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज और ये होता है बीटा डी फ्रक्टोज। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज अपन ड्रॉ कर चुके हैं और फ्रक्टोज भी अपन ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसमें ये होगा कि जब दो अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो अपन ने पहले ड्रॉ किए है उनको यदि अपन अटैच कर देंगे तो अपने पास माल्टोज की स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगी। उसी तरह यदि अपन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ड्रॉ करके उनकी स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो अपने पास सुक्रोज की स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो पहले अपन माल्टोज देखते हैं।
माल्टोज में क्या होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती है। तो पहले तो अपने को 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स बनानी है, फिर उनको जोड़ेंगे कैसे, वो कैसे जुड़ी हुई होती है उसको उसके अपन बाद में देखते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज जैसा कि अपन ने देखा था अभी, इसकी ट्रिक भी अपने को लर्न है। ये ग्लूकोज की हेक्सागोनल रिंग है, CH2OH ये हमेशा ऊपर होगा। बाकी जो अपन ने लर्न किया था वो बीटा के लिए लर्न किया था। बीटा डी ग्लूकोज में अपन ने लर्न किया था कि OH अप से स्टार्ट करते हैं, अप देन डाउन देन अप देन डाउन। ये ट्रिक है बीटा डी ग्लूकोज की। अब अपने को अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है इसका ओरिएंटेशन यदि अपन ऑपोजिट कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ऐसा ही एक अल्फा डी ग्लूकोज सेम स्ट्रक्चर अपन आगे और ड्रॉ करेंगे। HOH HOH OHH ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5 देन C6। तो ये अपने पास 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स अपन ने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, सेम है दोनों। अब ये इसकी नंबरिंग है C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब ये अटैच कैसे होती है, तो तुम देखो कि इस मॉलिक्यूल का जो C1 है उसके आगे यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का C4 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से H2O अपने को रिमूव करना है, H इस साइड से रिमूव होता है, OH इस साइड से रिमूव होता है। तो H और OH मिलके जो है ये H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और फिर ये ऑक्सीजन है ये इससे अटैच हो जाएगी। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये कंडेंसेशन रिएक्शन का बॉन्ड है। कंडेंसेशन होता है जब कोई स्मॉल एटम रिमूव होने के बाद एटम आपस में, मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे H2O रिमूव होने के बाद में ये जुड़ रहे हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को अपन डिफाइन कर सकते हैं जब भी कोई 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपस में H2O रिमूव होने के बाद यदि कोई बॉन्ड बना ले तो उसको अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को अपन डिफाइन कर सकते हैं अब, और यहाँ से अपन देख भी सकते हैं। देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पहली चीज़ तो ये कोई भी अपने पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो उसके बीच में बनता है, और बनता कब है, जब उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में से H2O रिमूव हो जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं मेन, कि इट इज़ फाउंड बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड इज आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनी 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2O इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है वो है C1 और C4 कार्बन के बीच में। तो माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है C1 C4, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और इसके बाद में इसकी नेचर भी देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज में जो CHO जो कार्बन था वो था फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है इस यूनिट का वो बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी यूनिट पे जो C1 कार्बन है वो फ्री है, ये बॉन्डेड नहीं है। और ये जो C1 कार्बन है ये CHO का है। ओपन स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन था वो CHO था, अब ये जुड़ा हुआ है लेकिन वैसे CHO का कार्बन है ये। तो ये रिड्यूस कर देगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, या और भी कोई चीज़ जो कार्बोनिल समूह से रिड्यूस होती है। तो इसलिए माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। ये अपन ने क्लासिफिकेशन में भी देखा था। तो इसमें फ्री एल्डिहाइड है, उसमें अपन देखा था कि फ्री एल्डिहाइड या कीटोन होता है तो वो रिड्यूस कर देता है। अब तुम्हें यहाँ दिख नहीं रहा होगा CHO लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर का CHO के इक्विवेलेंट ही है।
तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिड्यूसिंग जो कैपेसिटी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। अब माल्टोज के बाद में जो नेक्स्ट डाइसेक्राइड है वो है अपने पास सुक्रोज। देखो सुक्रोज में अपने पास दो यूनिट होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज ये यहाँ पे अपने पास, इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन ऐसे कैसे। ये CH2OH C1C2 HOH C3C4 HOH 5H and 6CH2OH। और दूसरा अपन लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो भी अभी अपन ने बनाया था। ये CH2OH ऑलवेज अप होता है। बीटा का अपन जानते हैं ये बीटा है, OH अप देन डाउन देन अप देन डाउन। और यदि मान लो अपन इसको रिवर्स कर देते हैं H और OH, तो ये अपने पास आ गया अल्फा डी ग्लूकोज। और इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि बीटा डी फ्रक्टोज की एक स्ट्रक्चर और बना रखी है अपन ने, जिसमें C2 यहाँ पे था, C2 C3 C4 C5, तो वो ड्रॉ क्यों नहीं की है यहाँ पर? वो इसलिए नहीं की है क्योंकि इसका जो C1 कार्बन है वो इसके C2 कार्बन से जुड़ता है, और वो तभी पॉसिबल है जब इस C1 के सामने यहाँ पर C2 प्लेस हो। यहाँ पे OH है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन, ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में अटैच होंगे। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अपन पहले से जानते हैं क्या होता है। यहाँ से H और ये OH, ये H2O की फॉर्म में रिलीज होगा, एलिमिनेट होगा, और ये ऑक्सीजन से आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आ गया यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको अपन डिफाइन कर चुके हैं पहले। तो सुक्रोज में C1 C4 C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। C1 अल्फा डी ग्लूकोज का और C2 बीटा डी फ्रक्टोज का। अच्छा, अब इसकी अपन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। देखो कि जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने नहीं बनाई थी तो उस समय अपने को पता था कि ग्लूकोज जो है उसमें C1 कार्बन पर CHO आता है, और फ्रक्टोज में C2 कार्बन पर C डबल बॉन्ड O आता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी नॉन साइक्लिक से पता चलेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर से अपने को इनका ग्रुप नहीं दिखता है। तो यहाँ पर C1 का जो CHO है और फ्रक्टोज में C2 पर जो प्रेजेंट कीटोन ग्रुप है वो दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब ये फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंट रिएजेंट या इस तरह के कोई भी रिएजेंट जो एल्डिहाइड कीटोन से रिड्यूस होते हैं उनको सुक्रोज रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये डाइसेक्राइड अपने पास कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स। लास्ट 2 स्ट्रक्चर्स होगी, उसके बाद अपने पास स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ ध्यान से देखने की है कि ये सब चीज़ें रिलेटेड है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने पास अच्छी तरह ड्रॉ करना आता है तो माल्टोज और सुक्रोज में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 अल्फा डी ग्लूकोज को बना के अपने को अटैच करना है माल्टोज के लिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज सही बनेगा तभी माल्टोज सही बनेगा। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है।
ऐसे अपन पॉलीसेकेराइड में देख सकते हैं। पॉलीसेकेराइड अपने पास दो हैं, पहला है ग्लाइकोजन या स्टार्च, दोनों की एक ही स्ट्रक्चर है। इनके दो पार्ट होते हैं अपने पास, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। पहली चीज तो यह है कि ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर चलेगी थ्रू आउट, ठीक है। इसके अलावा मतलब अपने को अल्फा डी ग्लूकोज आता है तो अपन स्टार्च या ग्लाइकोजन आराम से बना सकते हैं, उनको बस अटैच कैसे करना है वो देखना है। अब अमाइलोज जो है वो लीनियर पॉलीमर है और ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, तो इसके लिए अपन बहुत सारी अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। पहले अपन अमाइलोज देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, अल्फा डी ग्लूकोज जो अपन ने पहले बनाया है उसी को अपन बना रहे हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज में अपन को पता है C1, C2, 3, 4, 5 और CH2OH ऑलवेज अप लास्ट। ये 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज वही है जो अपन माल्टोज में बना रहे थे। माल्टोज में 2 यूनिट थी, अब ऐसी यूनिट बहुत सारी अपने को रिपीट करनी है। देखो बीटा डी ग्लूकोज का अपने पास ट्रिक थी, OH अप देन डाउन देन अप देन डाउन। अब अल्फा बनाना है तो ये OH यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब OH डाउन होगा, H अप होगा। तो ये अपने पास वही स्ट्रक्चर्स है जो पहले अपन ने बना रखी है। अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को अपन रिपीट कर रहे हैं इसका पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है। तो माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, ये H और OH हटने के बाद यहाँ पे बन रहा था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो उसी तरह से बहुत सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अब रिपीट होंगे बिटवीन C1 एंड C4 कार्बन एटम। तो ये अपने पास आ गया अमाइलोज, यानी अमाइलोज के लिए अपने को जो माल्टोज में स्ट्रक्चर बनाई थी उसको आगे रिपीट करना है। तो ये अपने पास आ गया अमाइलोज। अब अपन अमाइलोपेक्टिन देख लेते हैं। देखो अमाइलोपेक्टिन को अपन इसी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट है अमाइलोपेक्टिन। देखो अमाइलोज अपने पास ये ड्रॉ हुआ है, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर रिलेटेड है। अमाइलोज में केवल C1, C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहे थे और एक लीनियर पॉलीमर चेन बन रही थी। अब अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि C1, C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक लीनियर चेन बन जाती है और उसके बाद में ये लीनियर चेन्स साइड में लिंक होती है बाय C1, C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये अपन अमाइलोपेक्टिन देख रहे हैं। तो ये जैसी चेन है वैसी चेन यहाँ पर अपन रिपीट कर रहे हैं। तो ये कोई नई स्ट्रक्चर्स नहीं आ रही है, स्ट्रक्चर वही है, केवल इनको ज्वाइन करना जो है, कैसे अपने को जोड़ना है वो चेंज हो रहा है बस। तो ये अमाइलोज है, ये एक अमाइलोज है। अब इन लीनियर चेन्स को अपन C1, C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अपन जानते हैं H2O रिमूव करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ना। तो ये अपने पास
आ गया अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन में दो तरह के बॉन्ड है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इससे लीनियर चेन बनती है, और दूसरा है अपने पास C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इससे साइड चेन बनती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है। ठीक है, ये यहाँ तक जो था पहले बना हुआ, और ये आगे जो रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर थी वो अमाइलोज की थी, और अमाइलोज की चेन्स को अपन आपस में अटैच कर देंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो ये अपने पास बन गया अमाइलोपेक्टिन। अब इसके बाद में जो अपने पास लास्ट स्ट्रक्चर बचती है वो सेल्यूलोज की है, और वो भी इससे काफ़ी रिलेटेड है। जैसे अमाइलोज है वैसे ही सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर होती है, दोनों लीनियर चेन्स बनती है दोनों में, बस डिफरेंस इतना सा है, अपन पॉलीसेक्राइड्स देख रहे हैं, और ये पॉलीसेक्राइड में अपने पास सेकंड स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज की। बस डिफरेंस इतना सा है कि जो स्टार्च जो था, अच्छा जो पहले स्टार्च अपने बनाया था ग्लाइकोजन भी वैसे ही बनेगा, वही ग्लाइकोजन में भी स्टार्च के जैसे अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दो अपने पास पार्ट होता है। बस ये है कि डिफरेंस कि ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस ज़्यादा होती है। अब सेल्यूलोज देख लेते हैं जल्दी से। सेल्यूलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, बस इतना सा डिफरेंस है। अमाइलोज में अपन अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को अटैच कर रहे थे, और सेल्यूलोज में अपन बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को अटैच करेंगे। तो इसके लिए पहले अपन बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। वही तरीका है जैसे अपन ने अमाइलोज को ड्रॉ किया था। सेम वही फॉर्मुलेशन है, CH2OH H, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अपन लेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तुम देखो तो उसमें अल्फा डी ग्लूकोज थे, इसमें बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज अपन जानते हैं OH अप देन OH डाउन देन OH अप देन OH डाउन। तो अपन देख सकते हैं जो अपन ने पहले इसकी अमाइलोज की फॉर्मुलेशन थी उसमें भी सेम ऐसे ही लिखा था अपन ने, बस उसमें जो था ये OH नीचे H ऊपर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स थे, और ये जो है सेलुलोज वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स बनाई है अपन ने, कोई नई स्ट्रक्चर है नहीं, पहले जो अपन ने पास बनी हुई थी वही स्ट्रक्चर्स है। बस अब इनको अपने को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच करना है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अपन जानते हैं कि H2O रिमूव होने के बाद कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आपस में जुड़ती है, तो ये H2O इस साइड से रिमूव हो रहा है, तो इसमें जो बॉन्ड है वो भी इस साइड से ही बनेगा। उसके बाद ये जो है ये यहाँ से ड्रॉ हो गया, तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ होती रहेगी। ठीक है, तो अमाइलोज और सेलुलोज में सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें वही C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उसमें भी C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड थे। एक तुम ध्यान से देखो तो इतना सा डिफरेंस है बस कि अमाइलोज जो है उसमें ये बॉन्ड ऐसे बन रहे थे कि उसमें दोनों H नीचे आ रहे थे, तो वो अल्फा बॉन्ड थे, इसमें यहाँ पर ये बीटा बॉन्ड है। तो अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है बाय अल्फा बॉन्ड्स, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है बाय बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी उसमें अपन ने देखा कि स्ट्रक्चर्स
कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी भी है, और ये बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में ही टच होता है ये। और जैसा कि आई होप दैट दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, खास करके अपन स्ट्रक्चर्स को रटे नहीं, उनको अपन समझ के ड्रॉ करें, उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बन गया, लेट हो गई तुम।